नमस्कार, मैं विपिन मिश्रा आपका श्रेष्ठ पीसीएस एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, हम लोगों की जो यूपी पीसीएस के एग्ज़ाम को लेकर के एक रणनीति है। विशेष रूप से जो 2 प्रश्न पत्र हैं, एक तो सामान्य हिंदी जिसको हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है अच्छी तरीके से, और दूसरा जो है निबंध। और इन दोनों का पीसीएस के एग्ज़ाम में बहुत ही बड़ा रोल है, विशेष रूप से यूपी पीसीएस के एग्ज़ाम में। यहाँ पर जो ये सेक्शंस हैं उनका पहले हम इम्पोर्टेंस समझ लेंगे कि अपने एग्ज़ाम में क्या इम्पोर्टेंस है। उसके बाद हम बात करेंगे आज विशेष रूप से निबंध पर, क्योंकि हम लोगों ने जनरल हिंदी की जो क्लासेस हैं वो कंप्लीट कर ली। अब यहाँ पर आज हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश पीसीएस में निबंध को लेकर के क्या जो है उसका स्कोप है और क्या वहाँ पर उसका महत्व है। और निबंध, अब यहाँ पर हम देखेंगे कि जो उत्तर प्रदेश में आप जैसा कि जानते हैं, जो आपके पहले तो अनिवार्य विषय हुआ करते थे, अनिवार्य विषय, जिसके अंतर्गत जो है आती थी आपकी जो है सामान्य हिंदी, और निबंध प्लस निबंध, ये दो हुआ करते थे। अब सामान्य विषय, चूंकि वैकल्पिक विषय वाला जो ऑप्शनल पेपर होता था वो तो कॉन्सेप्ट अपने यहाँ से हट गया है। अब इस स्थिति में यहाँ पर सभी प्रश्न पत्र सभी के छात्रों के लिए वो अनिवार्य है। तो उसमें यहाँ पर जो खासकर ये 2 पेपर हैं, ये हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि 150 की मार्क्स की आपकी हिंदी रहती है और 150 का ही निबंध रहता है। इतना ही निबंध रहता है, यानी कुल मिलाकर के देखा जाए तो ये दोनों आपके 300 मार्क्स के हैं। यानी समझ सकते हैं कि अगर आपने इन पर बहुत अच्छी तरीके से काम कर लिया तो 300 में 200 मार्क्स जो है एक एवरेज से अच्छा स्टूडेंट कोई भी ला सकता है, और अच्छा भी करते हैं। जैसे यहीं से जो है 2022 में ही अपने यहाँ से जो है कई स्टूडेंट्स सिलेक्ट हुए थे, जितेंद्र था, राहुल है, तो ये सब क्या हुआ, डीएसपी हुए थे दोनों, और इन्होंने बहुत अच्छी तरीके से इस पर काम किया था। राहुल का तो 111 था जनरल हिंदी में, और जितेंद्र का एसए में 100 था, और उसके बाद उनका राहुल का भी एसए में 100 के लगभग ही था। तो कुल मिलाकर के अगर आप यहाँ से 200 और 200 प्लस मार्क्स यहाँ से निकाल ले रहे हैं, तो उस कंडीशन में आपको इसके 2 बेनिफिट है। क्या 2 बेनिफिट है? फर्स्ट बेनिफिट ये है आपका कि आपका सिलेक्शन, अगर आप इस कंडीशन में है कि अंदर आप इन हो रहे हैं कि आउट हो रहे हैं, तो यहाँ पर से आपको अगर 300 मार्क्स में 200 और 200 प्लस मार्क्स मिल जा रहे हैं, तो ये हो जाता है कि अगर आपके जीएस वाले सेक्शन और यूपी स्पेशल वाले सेक्शन एवरेज रहे हैं, फिर भी ये वहाँ पर आप यहाँ पर 20-30 नंबर का अगर एज ले रहे हैं दूसरों की तुलना में, तो आपको ये इन करा देगा एग्जाम में, सिलेक्शन में। पहला इंपॉर्टेंस ये। दूसरा इंपॉर्टेंस इसका ये है कि आपकी रैंक को सुधारने में भी ये बहुत आपको हेल्प करते हैं। अगर मान लीजिए आप यहाँ से किसी एक एवरेज स्टूडेंट से जो 170 180 ला रहे हैं, आप यहाँ पर 200 प्लस 2 मान लीजिए आपने यहाँ पर 200 और 200 5 और 10 आपने यहाँ से ले लिया, इतना आपने यहाँ से ले लिया, तो आप जो दूसरे एवरेज स्टूडेंट्स हैं जो आपको मान लीजिए 170 टू 180 ला रहे हैं, तो इट मीन्स आप यहाँ पर उनसे 25 टू 35 मार्क्स लीड करेंगे। और ये जो 25 टू 30 मार्क्स हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे आपकी रैंक के सुधारने में। मेरे पास
मैं चूँकि एकेडमी से और इससे पढ़ाई से काफ़ी सालों से जुड़ा हूँ, तो मैं देखता हूँ कि बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो पता लगा कि जनरल हिंदी या ऐसे में खराब होने की वजह से नीचे की रैंक पा जाते हैं, नायब तहसीलदार रह जाते हैं या फिर जो है अन्य पद पा जाते हैं, और जिनके जो है अगर इसमें मार्क्स अच्छे रहते हैं तो वो लोग जो है डिप्टी एसपी और एसडीएम तक आराम से बन जाते हैं अगर उनके और पेपर में एवरेज मार्क्स हैं तो इस वजह से हमारी जो तैयारी की रणनीति है वो यहाँ पर ये होनी चाहिए कि हमको यहाँ से 200 इन पर फोकस करके 200 और 200 प्लस मार्क्स यहाँ से निकालने हैं। पहली बात तो ये हो गई कि ये आखिर आपके लिए इस सेक्शन का इम्पोर्टेंस क्या है, इसको हमने समझ लिया कि हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंस है। जब चूंकि किसी भी चीज़ का जब तक आप महत्व नहीं समझेंगे तब तक उस पर आप उस हिसाब से सोचेंगे नहीं, काम नहीं करेंगे। इसीलिए जब आप महत्व समझते हैं चीज़ों का, महत्व के हिसाब से आप प्राथमिकताएं अपनी निर्धारित करते हैं। अब इसके बाद हम बात करेंगे आखिर जो है निबंध की क्या आवश्यकता पड़ गई। भाई आयोग है, जो सिस्टम बना हुआ है, एक आपको चयन करने की प्रक्रिया बनी हुई है, उसका पाठ्यक्रम निर्धारित है, तो आखिर वो इसकी आवश्यकता क्यों थी। भाई जीएस ले लिया, जनरल हिंदी भी ले लिया, चलो भाई आप उत्तर प्रदेश जैसे हिंदी भाषी राज्य में नौकरी करेंगे तो आपकी हिंदी अच्छी होनी चाहिए, प्रशासनिक कार्यों से में होंगे तो आपकी दक्षता के लिए वहाँ पर लेटर ड्राफ्टिंग वगैरह सब आपको आना चाहिए। अब यहाँ पर जीएस भी हो गया आपको, आखिर फिर निबंध की क्या आवश्यकता पड़ी। इसके लिए आप यहाँ पर देखेंगे निबंध के संदर्भ में आखिर इसकी आवश्यकता क्यों है। इसका एक बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि आप जानते हैं कि चाहे संघ लोक सेवा आयोग हो या राज्य लोक सेवा आयोग हो, तो इनके काम क्या होते हैं, चाहे यूपीएससी हो, चाहे यूपीपीसीएस हो या कोई भी जो है प्रोविंशियल सर्विस हो, तो इनके काम क्या होते हैं। इनका काम रहता है हम कैंडिडेट्स को सेलेक्ट करेंगे अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग, हम उसको जांचेंगे, परखेंगे, तब बताएंगे कि साहब ये कैंडिडेट परफेक्ट कैंडिडेट है, इसको आप सरकारी सेवा में लीजिए, ये इसका काम रहता है। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि आखिर हमारे इस चयन में निबंध क्यों रखा गया है, चयन में निबंध क्यों रखा गया है, इसको हम यहाँ पर समझेंगे। क्योंकि यहाँ पर आपकी एक पर्सनालिटी टेस्ट है, और पर्सनालिटी टेस्ट फिर आपके मन में आता होगा कि हम तो इंटरव्यू भी देते हैं। वो जो आपकी पर्सनालिटी है वो पर्सनालिटी आपकी औपचारिक पर्सनालिटी टेस्ट है, फॉर्मल। वहाँ पर जा करके आप ऐसा नहीं कि आप जैसे मॉक वगैरह करते होंगे या यहाँ पे भी बहुत लोगों ने किए, जानते होंगे कि मॉक में क्या बताया जाता है, या जो है आप इंटरव्यू के दरमियान किन किन चीज़ों का ध्यान रखते हैं कि एकदम औपचारिक आपका प्रेजेंटेशन होना चाहिए, भाषा होनी चाहिए, आपकी ड्रेसअप होनी चाहिए, ये सब चीज़ें बहुत ही फॉर्मल होती हैं आपके इंटरव्यू के दौरान। लेकिन यहाँ पर हमको फॉर्मल नहीं, हमको यहाँ पर इनफॉर्मल चीज़ों को रखना है, इनफॉर्मल रखना है, यानी अनौपचारिक। अनौपचारिक हमारी पर्सनालिटी में जो ऐसे पहलू हैं जो छिपे हुए हैं, जिनको हम जैसे होते कि भाई पर्सनालिटी आपको जांचना है तो दोस्तों के साथ बैठ करके देखो, पता चल जाएगा कि जो है आपकी सोच क्या है। तो वो वही निबंध आपका यहाँ पर ये दोस्त है जो आपको चेक करेगा कि भाई आपको मैंने खुला छूट दे दिया, अब आपको क्या करेंगे, आप क्या सोचेंगे, क्या बोलेंगे। तो वही यहाँ पर एक खुला छूट है आपको, जो आपकी पर्सनालिटी को इस दरमियान जांचेगी कि इस खुले छूट में ये क्या सोचता है, क्या बोलता है, इसकी थॉट प्रोसेस क्या है, इसकी जो है थिंकिंग क्या है, इसकी सोसाइटी को लेकर के थिंकिंग क्या है, इसकी जो है अप्रोच जो है वो समग्रतावादी है कि नहीं है। ऐसा तो नहीं किसी एक ही आयाम को लेकर के उधर को बढ़ते चला गया और उसके बाद जो है पता लगा कि दूसरी तरफ सोचना ही नहीं है। तो अगर कोई भी अधिकारी, उसका माइंड फ्रेम इस तरीके से हो कि वो एक ही आयाम को सोच करके बढ़े, तब तो पता लगा कि जो सामने है उसकी बात सुनेगा, दूसरे आदमी पर सोचेगा ही नहीं प्रतिवादी के संदर्भ में। तो इस वजह से निबंध का काम होता है कि आपकी जो पर्सनालिटी है उसको चेक करें, यानी इसको कुल मिला के हम कह सकते हैं कि आपको जो व्यक्तित्व है, निबंध क्या करेगा यहाँ पर,
आपका जो व्यक्तित्व है, यानी व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति, व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति आखिर जो आपकी पर्सनालिटी है उस वो कैसे बाहर आएगी, वो काम होता है निबंध का। बात समझ में आ गई होगी। तो इस तरीके से लिए निबंध जरूरी है। एक इसके साथ में ही एक और इसके लिए थोड़ा आपके जो पर्सनालिटी चेक के लिए एक इम्पॉर्टेंट डायमेंशन है, वो ये है कि यह आपको जो भी मैंने बताया सहभागी बना करके अपने साथ जोड़ करके ये क्या करता है, आपके साथ आत्मीय रूप में जो है आपको परखता है। यानी एक आपसे आत्मीयता के संबंध में जो है यहाँ पर आपसे ये संपर्क स्थापित करता है, या आप और जो कॉपी चेक करने वाला है उसके बीच एक आत्मीय भाव से यहाँ पर आप निबंध के थ्रू जुड़ेंगे। तो ये मेन काम होता है हमारे पाठ्यक्रम में, निबंध क्यों रखा गया है उसके लिए। बात समझ में आ गई होगी। अब हम आगे बढ़ेंगे इसी प्रोसेस में, जिसमें हम समझेंगे कि आखिर निबंध क्या है, निबंध कैसे लिखा जाता है, एक अच्छे निबंध की क्या क्या विशेषताएं हैं, एक अच्छा निबंध लिखने के लिए क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए, और कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो निबंध में हमको नहीं करनी चाहिए, उनके प्रति हमको सजग रहना चाहिए, सतर्क रहना चाहिए। तो इन पर हम क्रमवार जो है चर्चा करेंगे कि आखिर कौन कौन से यहाँ पर महत्वपूर्ण स्टेप हैं हमारे निबंध के लिए। निबंध जो ये आपका ऐसे है, ये दो शब्दों से मिलकर के बना हुआ है। ये दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला है शब्द है नि प्लस बंध, दो शब्दों से मिलकर बना है। नि का मतलब होता है बिना। आपने पढ़ा होगा नि क्या है, यहाँ पर नि उपसर्ग है, तो नि उपसर्ग बंध शब्द मूल शब्द के साथ में लगा है, तो नि का अर्थ होता है बिना या रहित, रहित या बिना। अब बंध का मतलब होता है कि बांधना या बंधन, यानी निबंध का अर्थ हुआ कि जो किसी प्रकार के बंधन से मुक्त हो, जहां पर कोई भी बंधन न हो या जो बंधन रहित हो। समझ में आ गया। निबंध का अर्थ हुआ कि जहां पर कोई भी बंधन न हो। अब आपके मन में आ रहा होगा कि सामान्य रूप से जो आप पढ़ते आए होंगे टेक्स्ट बुक वगैरह में कि सर ये तो जो है हम समझ पढ़ते हैं, उसमें क्या दिक्कत, लेकिन इसके कॉन्सेप्ट्स क्या हैं, इसके बेसिक फीचर्स क्या हैं, यह जानना यहाँ पर जरूरी है। अब आखिर ये जो बंध है, बंधन है, ये किस बात का बंधन है? यहां पर भाषा का बंधन, विचार का बंधन, अभिव्यक्ति का बंधन, प्रारूप का बंधन, ये सब बंधन नहीं रहते हैं। याद रखेंगे कि यहां पर ये सब बंधन नहीं रहते हैं। निबंध में आपके ये बंधन भाषा के स्तर पर, विचार के स्तर पर, अभिव्यक्ति के स्तर पर और प्रारूप के स्तर पर। हालांकि अभी मैं इनको स्टेप बाय स्टेप समझाता हूँ। पहले बात करते हैं हम लोग भाषा के स्तर पर। तो भाषा के स्तर पर यहाँ पर कोई बंधन नहीं रहता। भाषा के स्तर पर बंधन का अर्थ हुआ कि अगर आप निबंध लिख रहे हैं तो वहाँ पर जैसे आप लोग ऐसे की कॉपी चेक करते हैं, तो खासकर वो सामान्य जीएस की कॉपी लिखते हैं, तो वहाँ पर जब मैं जो कॉपी चेक करता हूँ तो जो भी स्टूडेंट्स जिनकी मैं चेक करता हूँ तो वो देखते होंगे कि मैं वहाँ पर लिख देता हूँ कि अगर सामान्य अध्ययन की कॉपी है तो उसमें अगर किसी ने जो है वहाँ पर रोमन लिपि में, इंग्लिश में कोई भी अगर ऐसे शब्द डाल रखे हैं तो मैं उनको जो है निर्देशित करता हूँ कि वहाँ पर आप देवनागरी लिपि का ही प्रयोग करें।
लेकिन यहाँ पर आपको भाषा का बंधन नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर आप हिंदी अगर मीडियम है तो हिंदी लिखेंगे ही, साथ में चाहे तो अंग्रेजी भी प्रयोग कर सकते हैं। अंग्रेजी के भी कोटेशंस हैं, कोई भी ऐसे थॉट्स हैं, आप पूरा का पूरा जो है आपको पूरी स्वतंत्रता है कि आप उन थॉट्स को प्रॉपर जो है डालिए अंग्रेजी में ही, रोमन लिपि में ही। साथ ही अगर आपको संस्कृत आती है, संस्कृत के कोई थॉट्स आ रहे हैं आपके माइंड में, कोई उक्तियां आ रही हैं, कोई ऐसे जो है प्रचलित शब्द आ रहे हैं संस्कृत के, तो उनको आप यहाँ पर डाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए आप निबंध लिख रहे हैं, आपके मन में आया कि कोई भी शब्द वसुधैव कुटुंबकम, तो आप सीधे वहाँ पर पुट कर दीजिए। कोई भी आपको जो है वहाँ पर उसका बंधन नहीं कि नहीं साहब आपने हिंदी मीडियम था, आप वहाँ पर जो है आपने कैसे लिख दिया संस्कृत का शब्द, आपका इंग्लिश मीडियम है, आपने वसुधैव कुटुंबकम कैसे लिख दिया संस्कृत का शब्द। तो इस तरीके से यहाँ पर भाषागत बंधन नहीं होता है। इसी तरीके से अगर आपकी को उर्दू की कोई भी ऐसे लफ्ज़, कोई भी ऐसे जो है आपको जो है शायरी याद आ रही है, उर्दू की शायरी लिख दीजिए। हो सकता है, अब डिपेंड करता है कि टीचर वहाँ उसको समझ पाए कि न समझ पाए। तो चूँकि उर्दू हर आदमी जो है नहीं जानता है, लेकिन संस्कृत चूँकि देवनागरी स्क्रिप्ट में है या तो उनको जो है लोग समझ जाते हैं। तो इस तरीके से आप जो है यहाँ पर भाषा के बंधन से रहित होकर के निबंध लिखेंगे। समझ में आ गया होगा कि आखिर निबंध में जो इसका जो निबंध में भाषा का बंधन क्या है और यहाँ पर हमको निबंध कैसी मुक्ति देता है। जबकि आप जब जीएस लिखते होंगे, जीएस में क्या होता है, जीएस में आपको यहाँ पर भाषा का बंधन रहता है, वहाँ पर अनुशासन रहता है कि हम भाई जीएस का एक निश्चित प्रारूप है, उसी पर लिखना है, निश्चित उसका जो है एक वर्ड्स है, निश्चित उसके जो है प्रॉपर तरीके से एक डिमांड है क्वेश्चन की, उसी के इर्द गिर्द ही आपको रहना है। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपको घूमने की पूरी अभिव्यक्ति है, वैचारिक स्तर पर भी और भाषा के स्तर पर भी। ये समझ गए होंगे। अब इसी क्रम में हम और आगे बढ़ेंगे। अब हम बात करेंगे यहाँ पर विचार की। तो यहाँ पर विचारों की भी आपको पूरी छूट है। जैसे मान लीजिए आप जब सामान्य अध्ययन का प्रश्न लिखते हैं तो उसमें क्या होता है, उसमें आपको ये कहा जाता है, जब भी आपकी जो कॉपी चेक करते हैं या जो भी आपको मेंटरशिप में बताते होंगे लोग, टीचर्स लोग, तो वहाँ पर आपको यही बताते होंगे कि आपका जो कंक्लूजन है वो बैलेंस होना चाहिए, भाषा डिप्लोमेटिक होनी चाहिए, आप कोई भी ऐसे थॉट न दें जो एकदम एक्सट्रीमिज्म वाले हों, अतिवादी वाले हों, आप जो है संतुलित विचार वहाँ पर रखें। लेकिन यहाँ पर वैचारिक स्तर पर आपको संतुलन की, ऐसा नहीं कि आपको जो है संतुलित विचार रखना है, आप जो है नहीं भाई इसके दायरे के बाहर हम नहीं निकलेंगे। आपको यहाँ पर अगर आपकी का विचार जो है समाजवादी है, समाजवादी दृष्टिकोण से आप अपनी बात को सिद्ध करिए। आपका अगर विचार यहाँ पर राष्ट्रवादी है तो राष्ट्रवादी विचार के स्तर पर आप जो है अपनी बात बताइए। आप निबंध में बताइए कि भाई किस हिसाब से जो चीज़ें हैं जिनको हम राष्ट्रवादी आईने में देखेंगे या राष्ट्रवादी दृष्टिकोण से देखेंगे तो जो है ज़्यादा बेहतर होगा। या फिर आपका विचार सबल्टर्न का है, जो आप हिस्ट्री वगैरह में पढ़ते होंगे कि जिसमें आपको सतही लोग जो ज़मीन से जुड़े लोग होते हैं, जिसमें किसान हैं, भूमिहीन श्रमिक हैं, इन सब के को लेकर के, महिलाएं हैं, इनको लेकर के जो बात की जाती है तो सबल्टर्न जिसको बोलते हैं, सबल्टर्न। ठीक है, तो सबल्टर्न जो भी आपका यहाँ पर कहने का मतलब ये है, कुल मिला के कोई विचार का ऐसा यहाँ पर आपके पास बंधन नहीं है कि साहब आपको जो है इसी दायरे में कहना है या इसी बात को कहना है, इसी सोच को अभिव्यक्त करना है। तो इस वजह से विचार के बंधन यहाँ पर नहीं है। अब हम बात करते हैं अगले डायमेंशन पर, अभिव्यक्ति। तो अभिव्यक्ति तो संपूर्ण, चूंकि भाषा और निबंध दोनों का जो है पूर्ण अभिव्यक्ति जो है पूरी तरीके से बयां किया जाए, कहा जाए तो वही अभिव्यक्ति है। तो यहाँ आपको अभिव्यक्ति की पूरी स्वतंत्रता है, आप पूरी तरीके से अपनी बात कह सकते हैं। फिर आपका जो है प्रारूप के स्तर पर, वैसे तो इसका प्रारूप निश्चित होता है, लेकिन
प्रारूप में जो है एक निश्चित प्रारूप, अभी मैं प्रारूप पर जब चर्चा करूंगा तो बताऊंगा, लेकिन उस प्रारूप में आप चाहें तो उसमें कई आयाम जोड़ सकते हैं और उनको अपनी तरीके से बहुआयामी बना सकते हैं। तो ये प्रारूप के स्तर पर भी यहाँ पर एक बंधन से मुक्ति आपको है, बंधन रहित है। इसी को निराला जी कहते हैं कि जब नई कविता की शुरुआत होती है तो वो कहते हैं कि जो है खुल गए छंद के बंध, यानी पहले क्या था कि जो कविता थी वो छंद से बधी हुई थी। पुरानी कविता जो हुआ करती थी उसमें लयात्मकता होनी चाहिए, उसमें अंत में जो है जो पद मैत्री होनी चाहिए। लेकिन जब नई कविता आई तो कहने के जो है छंद जो होते थे उनके बंद खुल गए, यानी कुल मिलाकर के आप अपनी बात कहें। तो वही चीज़ यहाँ पर भी है कि आप अपनी बात स्पष्ट रूप से कैसे समझाते हैं, यह इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो अब हम इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं कि आखिर एक जो निबंध है, अच्छा निबंध, उसमें कौन कौन सी चीज़ें होनी चाहिए, उसकी क्या क्या विशेषताएं हैं, तो उस पर हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। निबंध की विशेषताएं। निबंध की विशेषताएं, यहाँ पर हम जानेंगे कि जो एक अच्छा निबंध है उसकी क्या क्या विशेषताएं होती हैं, या उसमें कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो माना जाता है कि ये आइडियल निबंध ये होगा। तो निबंध की विशेषताओं में पहले आप यहाँ पर देखेंगे कि उसकी जो भाषा होनी चाहिए, भाषा को लेकर के उसकी भाषा जो है सरल होनी चाहिए, स्पष्ट होनी चाहिए। भाषा कैसी होनी चाहिए? सरल होनी चाहिए, स्पष्ट होनी चाहिए। ऐसा नहीं आपको भाषा की छूट है तो इसका मतलब आपकी भाषा में जो है क्लिष्टता आ गई, तो फिर निबंध पता लगा बोधगम्य नहीं होता, यानी वो पढ़ने में जब रुचिकर नहीं होगा, जो आदमी पढ़ करके नहीं समझ पाएगा आपके भाषा के स्तर पर ही, तो वो निबंध से आपके प्रभावित नहीं होगा। इसी तरीके से जो भी आप बात कर रहे हैं, जो भी आपका थॉट है, विचार है, वो वहाँ पर एकदम स्पष्ट रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप कहना कुछ चाह रहे हैं लेकिन आप बता ही नहीं पा रहे हैं। तो यह जो है स्पष्टता एक अच्छे निबंध में भाषा के स्तर पर होनी चाहिए, जो आप लोग कोशिश करेंगे कि इनको हम जो है अपने निबंध में ध्यान रखेंगे। इसी तरह से वहाँ पर प्रवाहमयता जिसको बोलते हैं फ्लो, आपके निबंध में एक फ्लो होना चाहिए। यानी जो भी हम बात कह रहे हैं, निबंध लिख रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि निबंध जैसे बिखरा हुआ हो। निबंध में जब लिखेंगे तो दो तरीके की चीज़ें होती हैं, या उसके जो है एक तरीके से चीज़ें ध्यान रखनी रहती हैं। एक तो होता है उसका बिखराव, तो बिखराव जो है वो नहीं होना चाहिए, ठीक है। और तो होना क्या चाहिए? कसावट इस सेंस में होनी चाहिए कि आपकी जो भाषा हो वो ऐसा न लगे कि जो है पता लगा आपने जो है कहीं कुछ कहा, उसके बाद आपने बात छोड़ दी और अगली बात जो है कोई दूसरी स्टार्ट कर दी। अगर आप कोई भी बात लिख रहे हैं तो आपका जो विचार होना चाहिए वो आपकी पूर्व जो बात है उससे जुड़ा होना चाहिए पैराग्राफ। वहाँ पर एक प्रॉपर फ्लो होना चाहिए प्रारंभ से लेकर के अंत तक। यानी जो बात हमने स्टार्ट की, अगर हम किसी भी, अभी मैं फिर आपको जो है प्रैक्टिस भी कराऊंगा इस पर 2-3 ऐसे को लेकर के, जो कि चीज़ें आपको अच्छी तरीके से क्लियर होनी चाहिए। तो जो बात आपने स्टार्ट की उस बात को लेकर के उसी से जुड़ी चीज़ें जो है क्रमबद्ध रूप में आप उसको बताते चलेंगे, तो यह आपकी यहाँ पर प्रवाहमयता जो है या जो फ्लो है वो बना रहेगा। तो आपका निबंध बहुत ही अच्छा माना जाएगा और पढ़ने में भी बहुत ही रोचक रहेगा और रुचिकर लगेगा। उसके बाद देखेंगे क्रमबद्धता। क्रमबद्धता भी इसका एक ज़रूरी गुण, यानी उसका जो एक क्रोनोलॉजी होनी चाहिए,
उसकी एक क्रोनोलॉजी होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप जो है किसी भी चीज़ को, अगर मान लीजिए आप बता रहे हैं पर्यावरण के संदर्भ में, तो पर्यावरण समझाने से पहले आपने पर्यावरण की जो सरकार द्वारा किए गए प्रयास या नीतियां हैं उनको बता दिया। या मान लीजिए आप संस्कृति के संदर्भ में बता रहे हैं, तो आप संस्कृति क्या है, संस्कृति को स्पष्ट करने के पहले आप जो है सरकार संस्कृति के जो है संरक्षण के लिए क्या कर रही है आप उसको बताने लगे। या आप आईआर लिख रहे हैं, तो आईआर में ही ऐसा नहीं आपके सुझाव ऊपर हो गए, उसके बाद जो है आपके जो और जो मूल्यांकन आदि हैं वो सब जो है ऊपर नीचे हो गए, तो उनका जो है यहाँ पर ध्यान रखना है कि वो एक प्रॉपर क्रोनोलॉजी होनी चाहिए, एक क्रमबद्धता होनी चाहिए जो आपके निबंध में को आदर्श बनाती है और अच्छा बनाती है। इसी के साथ में हम और आगे देखेंगे तो एक और इसके लिए इम्पोर्टेंट डायमेंशन है, वो ये है कि निबंध जो होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, संक्षिप्त होना चाहिए। संक्षिप्त होना चाहिए, एक सूत्रता होनी चाहिए, वही एक सूत्रता होनी चाहिए। यानी निबंध में कैसा होना चाहिए, संक्षिप्त होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हमने जो लिखना स्टार्ट कर दिया तो पता लगा लिखते ही जा रहे हैं, लिखते ही जा रहे हैं, उसमें कोई, अगर हम कोई भी बात कह रहे हैं तो हमने एक आयाम को जब समझाया, जैसे मान लीजिए हम बात कर रहे हैं पर्यावरण को लेकर के ही, तो पर्यावरण को लेकर के अगर हम इतिहास के संदर्भ में बात कर रहे हैं या लोक जीवन के संदर्भ में पर्यावरण के आयाम को हम डील कर रहे हैं, तो हमको वहाँ पर इतिहास के संदर्भ में पर्यावरण या लोक जीवन के संदर्भ में जो पर्यावरण संबंधी जो प्रथाएं हैं, प्रैक्टिसेस हैं या जो भी काम किए जा रहे हैं, उनको हम कम से कम बात में उसको प्रभावी तरीके से व्यक्त करें। यह संक्षिप्तता का अर्थ यहाँ पर है, और आपकी जो शब्द सीमा है उसको तो आपको फॉलो ही करना चाहिए। ठीक है, तो ये कुल कुछ चीज़ें थी जो आपके निबंध के लिए ज़रूरी हैं। यहाँ पर एक चीज़ और आपको समझनी ज़रूरी है, वो ये कि आखिर ये चीज़ें आदर्श निबंध है उसमें होनी चाहिए, तो फिर आखिर होना क्या नहीं चाहिए। क्योंकि होता यह है कि हम जान तो रहे हैं कि भाई साहब निबंध में ये चीज़ होनी चाहिए, निबंध में वो चीज़ होनी चाहिए, फिर होना क्या नहीं चाहिए उसको भी यहाँ पर हम जान लेंगे। तो देखते हैं कि आखिर निबंध में कौन सी ऐसी चीज़ें हैं, कौन सी ऐसी आयाम हैं जिन पर एक सावधानी रखनी चाहिए। अगर जिनको हम सावधानी जिन पर नहीं रखेंगे तो हमारा निबंध एक आदर्श और अच्छा निबंध नहीं बनेगा। क्या नहीं होना चाहिए, डू और डू नॉट वाली बात है यहाँ पर। अच्छे और आदर्श निबंध में क्या नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं जो आपको जो है सावधानी से ध्यान रखनी पड़ेंगी कि यह चीज़ जो है निबंध में नहीं होनी चाहिए। एक तो पहली चीज़ है पुनरुक्ति। पुनरुक्ति, पुनरुक्ति का मतलब हुआ किसी भी बात को हम बार बार ना कहें, यानी रिपीटेशन। किसी भी बात को रिपीटेशन हम नहीं करें, रिपीट न करें बार बार। जो अगर होता क्या है कि जैसे मान लीजिए हमने स्टार्टिंग में कोई भी आयाम या कोई एक इम्पॉर्टेंट पंक्ति हमको मालूम है, हमने वहाँ डाल दी, फिर बीच में हम आगे बढ़े, फिर हमने उसको जो है डाल दी, फिर वही पंक्ति लास्ट में भी डाल दी, तो जो निबंध पढ़ेगा, जो आपकी कॉपी चेक करेगा, वो इरिटेट होगा, वो लगेगा कि लड़के के पास सोचने का दायरा है ही नहीं। क्योंकि निबंध आपके चिंतन पर जो है आधारित होता है, तो इस वजह से वहाँ पर आपके पास अगर सोचने का दायरा नहीं है तो आप चीज़ों को नहीं सोच पाएंगे। अब जो सोच नहीं पाएंगे तो जो बातें आपके प्रॉपर माइंड में हैं उन्हीं बातों को आप बार बार रिपीट करेंगे। तो यह आपको याद रखना है कि यहाँ पर निबंध में पुनरुक्ति नहीं होनी चाहिए। किसी भी बात को बार बार नहीं कहना है आपको, जिससे अगर बार बार कहेंगे तो यह आपके जो परीक्षक है, जो कॉपी चेक कर रहा है या जो निबंध को पढ़ रहा है,
उस पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। तो इसलिए निबंध में पुनरुक्ति नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात, अप्रासंगिक उदाहरण या तथ्य या आंकड़े जो इरिलीवेंट वहां पर एग्जाम्पल्स हैं, जो फैक्ट्स हैं या कोई ऐसा डाटा है, वो आपके निबंध में नहीं होना चाहिए। मान लीजिए पूछ रहा है जलवायु परिवर्तन को लेकर के और आप वहां पर कोई ऐसी डाटा दे रहे हैं जो उससे बिल्कुल ही जुड़ा हुआ ना हो, तो फिर क्या होगा, एग्जामिनर भी कहेगा कि देखिए ये जो कॉपी चेक करा देख कहेगा कि देखिए साहब ये तो जो है केवल और केवल इसको डाटा याद है, उसको जो है उसने घुसाने के चक्कर में कि इस डाटा को हम कैसे अपने निबंध में डाल दें, तो उस चक्कर में इसने दे दिया इस डाटा को या इस उदाहरण को। जैसे मान लीजिए आपने कोई कोटेशन ही दे दिया, आप जो कोई भी पंक्तियां कविताएं आदि जो है आप लिखते हैं, तो उसमें क्या होता है कि वो ऐसी नहीं होनी चाहिए कि उस जो संदर्भित आयाम है उससे अलग हो। जो भी आप उदाहरण दे रहे हैं, जो भी पंक्ति दोहा या कोई भी ऐसा कोट जो है वहाँ पर पुट कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में वो क्या होना चाहिए, वो इरिलीवेंट नहीं होनी चाहिए, वहाँ पर उसकी इरिलीवेंसी नहीं होनी चाहिए, एकदम रिलीवेंट होना चाहिए जो आप पक्ष वहाँ पर समझा रहे हैं, जिस पक्ष पर आप बात कर रहे हैं। तो ये दो मेन चीज़ें हैं जो एक अच्छे निबंध में नहीं होनी चाहिए, जिसका आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। अब ये तो आपने समझ लिया। अब इसके बाद में हम आपसे चर्चा करेंगे कि आखिर जो है क्या क्या चीज़ें हैं जिनका हमको एक अच्छे निबंध के लिए जो है करना चाहिए, जिनको हमको अप्लाई करना है, या एक अच्छा निबंध कैसे लिखेंगे, इसके लिए जो हमको क्या क्या चीज़ें करनी है उन पर हम चर्चा कर रहे हैं। क्योंकि वैसे तो मैं आपको तुरंत बता करके चीज़ों को अलग हो जाऊं और आगे बढ़ जाऊं, लेकिन यहाँ पर ज़रूरी है जब आप हर स्टेप को बारीकी से जानेंगे तब एक अच्छा निबंध लिख सकेंगे। पहले हमने देखा निबंध के लिए जो विशेषताएं हैं निबंध की वो क्या है। अब यहाँ पर हम देखेंगे निबंध लिखने के समय क्या ध्यान रखना चाहिए। क्या ध्यान रखना चाहिए, तो यहाँ पर कुछ कुछ चीज़ें मैं आपको बताऊंगा जो अब अगर आप उनका प्रयोग करेंगे तो आप बेहतर तरीके से जो है निबंध लिख सकते हैं। फिर हम बात इसको जो है स्टेप वाइज स्टेप जो है कंप्लीट करते हैं। पहली बात हम यहाँ पर भाषा को लेकर के आ जाते हैं कि हमारी आखिर निबंध में भाषा कैसी होनी चाहिए। आप सरकारी पत्र पढ़ते होंगे, जो लोग मेंस दे चुके हैं एक आध बार या जो है जो तैयारी कर रहे हैं अभी नए बच्चे हैं, वो लोग अगर नहीं पढ़े हैं तो वो लोग आगे पढ़ेंगे। जब आप सरकारी पत्र या परिपत्र या ऐसे अन्य जो है पत्र प्रारूप पढ़ेंगे, कार्यालय आदेश वगैरह, तो उसमें क्या होता है कि उसमें आपको उसकी जो भाषा रहती है वो अनुशासनात्मक भाषा रहती है। यहाँ पर आपकी जो भाषा होनी चाहिए वो अलंकारिक भाषा होनी चाहिए। अलंकारिक, साहित्यिक, मुहावरेदार, मुहावरेदार या और अगर कहो तो लक्ष्यदार भाषा जिसको बोल सकते हैं। तद्भव शब्द है ये लक्ष्यदार भाषा, यानी जो भाषा हमारी होनी चाहिए उसमें भाषा ऐसी आप लिखें कि लगे पढ़ने के बाद उसमें रुचिकर है
बोरिंग सी नहीं लगे कि पता लगा पढ़ने में जो पढ़ रहा है वो वही इरिटेट हो रहा है, लग रहा है कि आपने कॉपी से अपना उठाया और किसी को लिख दिया। इसीलिए जब मुझसे कोई भी पूछता है कि सर निबंध की तैयारी कैसे करें, तो या निबंध के लिए कौन सी बुक पढ़ लें, तो मैं सीधे उसको यही सलाह देता हूँ कि निबंध के लिए कोई भी पुस्तक मत पढ़िए। पुस्तकों के आधार पर आप निबंध नहीं लिख सकते हैं एक अच्छा निबंध लिखने के लिए। हाँ, पुस्तकों से आपको लेना है, डाटा लीजिए उस विषय की, जैसे मान लीजिए आपको महिला सशक्तिकरण पर लिखना है, आपको दलित और वंचित वर्ग पर लिखना है, आपको जो है दिव्यांगजन पर लिखना है, आपको किसी योजना विशेष पर लिखना है, तो वो आप वहाँ पर क्या करेंगे कि आप वहाँ से विषय से संबंधित तथ्य तो ले लेंगे, लेकिन उसके जो है उन तथ्यों को आप अपने अनुसार लिखें, न कि आपने जो जो वहाँ पर दिया था बुक में वही उतार कर लिख दिया जा करके। अगर वहाँ आपने जो बुक में दिया है और वही उसी को आप जो है यहाँ पर लिख दे रहे हैं जा करके कॉपी में, तो आपके जो मार्क्स होंगे बहुत एवरेज मार्क्स होंगे। अब एवरेज मार्क्स, एवरेज का मतलब ये माना जाता है कि भाई अगर 150 का ऐसे है और आपने वैसे ही छाप दिया तो एवरेज मतलब लगभग 50% मार्क्स आपको मिल जाएंगे, यानी इट मीन्स यू मे गेट द 75 मार्क्स। 75 मार्क्स, तो जो 75 मार्क्स हैं आपके, 75 मार्क्स जो अगर आप ऐसे में पा रहे हैं तो वो आपके लिए बहुत ही सोचने का विषय होगा, क्योंकि इसमें एवरेज मार्क्स जो है जो भी बच्चे हैं अगर अच्छा करते हैं तो जो है 80 to 90 जो है ले ही आते हैं, और जो बहुत अच्छा करते हैं वो जो है 100 और 100+ ले आते हैं। तो इस वजह से आप अगर ऐसी बोरिंग लैंग्वेज यूज़ करेंगे तो आपको मार्क्स भी वही एवरेज दे देगा। तो 75 मार्क्स, अब देखते हैं, आप लोग देखते होंगे अभी आरओ का भी रिजल्ट आया था। आरओ में भी कुछ स्टूडेंट्स जो यहाँ से सिलेक्टेड भी हैं, जैसे सुधा थी और उसके बाद इंद्रेश केशरवानी था। तो ये सब स्टूडेंट्स मेरे स्टूडेंट्स भी रहे हैं, मेरी चर्चा भी इनसे मार्कशीट आने के बाद हुई। तो इन सबके एसे में बहुत अच्छे मार्क्स रहे हैं, सबके एसे में बहुत अच्छे मार्क्स रहे हैं। तो इस वजह से जब आप मार्क्स ये मान के चलिए 65 to 75% यहाँ से ले रहे हैं, तब आपका जो है यहाँ पर ऐसे एक स्टैंडर्ड ऐसे बन जाएगा। तो आप कोशिश करिए कि आपकी जो भाषा होनी चाहिए बहुत ही रोचक होनी चाहिए, रुचिकर होनी चाहिए, पढ़ने में मजा आए, ऐसी भाषा होनी चाहिए। अब ऐसी भाषा कैसे बनाएंगे वो फिर जब आगे जो क्लासेस होंगी या ऑफलाइन क्लासेस होंगी फिर उनमें मैं और डिटेल से बताऊंगा। तो कुल मिलाकर के आपकी जो भाषा है उसका आपको जो है इस पर विशेष रूप से ध्यान रखना है। भाषा के साथ में ही आपका जो मैंने बताया अभी ऊपर भी विशेषता के संदर्भ में बताया कि जो आपका फ्लो है, फ्लो होना चाहिए। फ्लो अगर आपका निबंध में नहीं है तो आपका निबंध अच्छा निबंध नहीं होगा, या उसमें एक तरीके से जो बिखराव है वो आ जाएगा। तो इस वजह से आपके निबंध में फ्लो जरूरी है, फ्लो होना ही चाहिए। बिना अगर फ्लो के आप निबंध लिखते हैं तो आपका जो है बहुत अच्छे मार्क्स नहीं मिलेंगे, तो फ्लो बहुत ज़रूरी है। इसी के साथ में ही, फ्लो के साथ में ही एक चीज़ और ज़रूरी है आपकी, वो ये है कि आपका जो आयोग के माध्यम से निर्धारित की गई शब्द सीमा है, उस शब्द सीमा के बहुत ज़्यादा आप आगे पीछे न रहें। जो निर्धारित शब्द सीमा है तो उससे बहुत ज़्यादा कोशिश करिए 20 या 30 शब्द ज़्यादा हो जाए, या बहुत ज़्यादा मान लो 20-30 शब्द कम हो जाए, और मैक्सिमम 50 यानी 50 शब्द का मतलब हुआ 1 से 1.5 पैरा। निबंध में चूंकि 5-6 पेज का निबंध रहता है तो इतनी छूट रहती है, तो इस वजह से आप वहाँ पर कोशिश करेंगे, इस वजह से वहाँ पर आप कोशिश करेंगे कि आपकी जो शब्द सीमा है उस शब्द सीमा का उल्लंघन नहीं होना चाहिए, या अगर आप थोड़ा बहुत आगे बढ़ते भी हैं या पीछे रहते ही हैं तो 20 से 30 शब्द और मैक्सिमम 50। ऐसा नहीं कि आपको जो है वहाँ पर पूछा गया 600 शब्दों में और आप वहाँ पर जो है आपने लिख दिया 800-900 शब्दों में। तो इस वजह से आप कोशिश करेंगे शब्द सीमा का ध्यान रखें। और यहाँ पर एक चीज़ है आपको और जो ध्यान देनी है, चूँकि आयोग रहता है, आयोग में जो है प्रॉपर निबंध वहाँ पर कॉपी में बने रहते हैं, प्रिंटेड रहते हैं, तो इस वजह से वहाँ पर आपको ये भी ध्यान रखना है कि जैसे होता क्या, किसी का फॉन्ट बड़ा होता है लिखने में, किसी का तो फॉन्ट छोटा होता है, तो जो बड़ा फॉन्ट रहता है वो तो पहुँच जाते हैं जो है लास्ट तक जो है लास्ट पेज भर देते हैं,
लेकिन जिनका छोटा फॉन्ट रहता है वो तो पता लगा 4 पेज उन्होंने लिखे, 4 पेज में ही उनको 600 शब्द कंप्लीट हो गए, 500 शब्द कंप्लीट हो गए। क्योंकि जो यहाँ पर निबंध है पीसीएस में आपको क्या होता है कि सॉरी, पीसीएस में 50, 50 और 50 शब्दों के 300 निबंध आते हैं। लेकिन जब हम आरओ की बात करेंगे 50 मार्क्स के जो है निबंध आते हैं 3। लेकिन जब हम आरओ की बात करेंगे तो आरओ में क्या होता है, आरओ में 40 मार्क्स का एक निबंध रहता है। तो ऐसे ही 40, 40, 40, यानी कुल मिलाकर के 120 मार्क्स के निबंध आरओ में रहते हैं और पीसीएस में 150 मार्क्स के निबंध रहते हैं। तो इस वजह से आप निबंध में क्या करेंगे, शब्द सीमा का जो निर्धारित होगी, उल्लिखित होगी आपके प्रश्न पत्र में, उसके हिसाब से आप इसका जो है ध्यान रखेंगे, उसी के अनुसार ही चलने की कोशिश करेंगे, जब बहुत ज़्यादा नहीं लिखेंगे। और एक चीज़ और इम्पोर्टेंट यहाँ पर जो आपको जो है विशेष रूप से ध्यान रखनी है, वो यह कि जो आंकड़े हैं या तथ्य हैं या कोई उदाहरण है, तो वो जो है आपको सही देने हैं और प्रासंगिक देने हैं। यानी उनको आपको जो है एकदम एक्यूरेट चीज़ों को देंगे। ऐसा नहीं कि आप जो है मैंने देखा बहुत जगह, बहुत बच्चों के साथ में आंकड़े कुछ हैं और उसके बाद आप जो है कुछ दे देते हैं, टीचर को जो है आप दिग्भ्रमित करने की कोशिश करते हैं। तो वहाँ पर आप इनका ध्यान रखेंगे कि आप जो आंकड़े दें वो एकदम सटीक दें और सही दें। ऐसा नहीं कि जो आप टू द पॉइंट ही दें, 1-2% ऊपर नीचे भी हो सकता है, लेकिन आपको जो जैसे आंकड़े हों उनकी प्रमाणिक और प्रासंगिक आंकड़े ही वहाँ पर दें। तो यह जो है विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है निबंध को लेकर के कि इन चीज़ों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो आप एक अच्छा निबंध लिख सकेंगे। ठीक है, अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। जो इसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट सेगमेंट है आपका, उस सेगमेंट पर बढ़ेंगे कि आखिर जो निबंध लिखेंगे तो निबंध का प्रारूप क्या होगा। निबंध का प्रारूप क्या होगा, इस पर हम लोग चर्चा करते हैं। यानी उसका एक ओवरऑल ड्राफ्ट क्या होगा, तो उस पर चर्चा करेंगे। वैसे मैं अभी अगली क्लास में भी जो है आपको चीज़ों को बताऊंगा, लेकिन यहाँ पर एक सामान्य प्रारूप आप समझ लीजिए। प्रारूप में बड़ी की मात्रा लगती है आपको। मैंने शायद बताया होगा कि जैसे आप वर्तनीगत अशुद्धियाँ जो करते हैं उन पर वह विशेष रूप से सामान्य हिंदी और इसमें जो है ऐसे में ध्यान रखेंगे कि जैसे प्रारूप ही शब्द है, प्रारूप, तो कुछ लोग ऐसे लिख करके आते हैं, ये यहाँ पर गलत है। आप यहाँ पर प्रारूप में बड़े ऊ की मात्रा है, तो इस वजह से यहाँ पर आप इसको क्या करेंगे, गोल करेंगे। ये बड़े ऊ की मात्रा होती है और अगर आप यहाँ पर गोल नहीं करते हैं, वो छोटे ऊ की मात्रा रहती है। तो इन बारीकियों को आप जो है विशेष रूप से ध्यान रखें, गलती न करें। तो अगर हम प्रारूप की बात करेंगे तो इसके प्रारूप में जो है मूल रूप से 3 भाग होते हैं। एक होती है निबंध की प्रस्तावना, प्रस्तावना यानी जिसको बोलते हैं हम इंट्रो। इंट्रो, जो इंट्रो होता है, इंट्रो में हम बेसिक चीज़ों को बताते हैं कि आखिर जो संदर्भित विषय है या फिर जो आयाम दिया गया है वो क्या है, उसकी शुरुआत कैसे हुई। फिर अभी मैं आपको जो है अगली क्लासेस में जो है बताऊंगा कि कैसे कैसे उसको शुरुआत करते हैं। तो आप वहाँ पर एक इंट्रो दे दीजिए सामान्य रूप से कि आप जो है इस विषय के बारे में जो है क्या जानकारी है या यह विषय क्या है, उसको आप वहाँ पर प्रारूप के अंतर्गत क्लियर करेंगे। प्रस्तावना के बाद जब हम आगे बढ़ेंगे तो इसको आगे जो है मुख्य भाग होता है, मुख्य भाग होता है, जिसको अगर और दूसरे शब्दों में कहें तो ये कहा जाएगा कि जो मुख्य प्रतिपाद्य है, मुख्य प्रतिपाद्य या विषय, मुख्य विषय, जो आपका
सेंट्रल आइडिया है, सेंट्रल थीम है आपके एसे का, उसको हम मुख्य भाग में लिखेंगे, कई भागों में डिवाइड करके। फिर मैं आपको जो है बताता हूँ अभी कि आखिर मुख्य भाग में कौन कौन सी चीज़ों को कैसे कैसे लिखना है। यहाँ पर बस सामान्य रूप से समझ लीजिए इसके स्टेप। फर्स्ट स्टेप ये हो गया और ये आपका सेकेंड स्टेप हो गया। अब इसका एक जो थर्ड स्टेप होता है वो होता है उपसंहार। उपसंहार यहाँ पर याद रखेंगे कि निबंध में उपसंहार होता है और जो उत्तर होता है उसमें निष्कर्ष होता है। ठीक है, उसके लिए निष्कर्ष शब्द का प्रयोग किया जाता है और निबंध के लिए उपसंहार शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर जब हमने जो पूरी चीज़ें हैं उनको समझा दिया कि साहब निबंध में ये चीज़ होती है, एक अच्छे निबंध के लिए जो हमने टॉपिक जो हमने डील किया उस टॉपिक को बताने के बाद हम बताएंगे कि साहब जो है कुल मिलाकर के हम देखें तो जो संदर्भित विषय है, जैसे मान लीजिए महिलाओं से संदर्भित ही है, महिला सशक्तिकरण की ही बात कर रहे हैं, तो उसमें फिर हम बताएंगे कि साहब जो है कुल मिलाकर के देखा जाए भारत में जो है महिला जो है महिलाओं की स्थिति उपर्युक्त विश्लेषण के आधार पर स्पष्ट होती है। ये है और इसके आधार पर जो है भारत सरकार या और राज्य सरकारें और जो है निजी भागीदारी के माध्यम से विशेष रूप से काम किया जा रहा है। कुल मिलाकर के आप निष्कर्ष में ये चीज़ें आप बता देंगे, उपसंहार में बता देंगे। उपसंहार लिखते वक्त यहाँ पर आपको एक चीज़ और विशेष रूप से ध्यान रखनी है, वो ये है कि जो आपका उपसंहार होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, फ्यूचरिस्टिक अप्रोच से जुड़ा होना चाहिए। यानी कैसा होना चाहिए, आशावादी होना चाहिए, जो उपसंहार है, हालांकि कुछ किताबों में निष्कर्ष भी इसको दे देते हैं लेकिन उपसंहार ही ऐसे के लिए अच्छा शब्द है। तो जो आपका जो उपसंहार है वो कैसा होना चाहिए, एक तो वो आशावादी, यानी उसमें भविष्य के प्रति एक संभावना हो। दूसरा सकारात्मक, सकारात्मक होना चाहिए, यानी ऐसा नहीं कि हमने निबंध में जो चीज़ें बताई उसके बाद हम उसका जो निष्कर्ष दे रहे हैं वो हम नेगेटिव सेंस में दे रहे हैं। तो आप जो उसका निबंध में जो चीज़ें बता रहे हैं उनको जो आप यहाँ पर लिखेंगे, उपसंहार में लिखेंगे, तो उनको आपको हमेशा सकारात्मक डायमेंशन पे ही लिखना है, न कि आप जो है उसको नेगेटिव सेंस में दे देंगे। अगर नेगेटिव सेंस में देते हैं तो ऑब्वियस सी बात है भैया, यहीं पर आकर के आपको टीचर की कृपा की ज़रूरत होती है। यहीं पर आकर के निष्कर्ष के पास ही आपको जो है टीचर की कृपा की ज़रूरत होती है कि साहब अब जो है टीचर की कृपा चाहिए, अब साहब जो है हमको कैसे मार्क्स देंगे। तो अगर आपने गड़बड़ किया तो सर भी गड़बड़ करेंगे, अगर आपने अच्छा किया है, आपकी सोच अच्छी है, सकारात्मक है, तब तो आपके जो है मार्क्स भी वहाँ पर अच्छे होने चाहिए। ठीक है, तीसरी एक चीज़ यहाँ पर ये कि आप यहाँ पर जब निष्कर्ष दें, वैसे तो मान लीजिए आप करंट डाटा का यूज़ करते ही हैं या करेंगे ही पूरा जब निष्कर्ष पूरा निबंध लिखेंगे, लेकिन आप कोशिश करें कि जो आपका उपसंहार है यहाँ पर इसको करंट से जोड़ें। जो करंट है, समसामयिक कोई भी उदाहरण, कोई भी ऐसी जो है आपके पास योजना है उस संदर्भित विषय के संदर्भ में, तो आप उनको जो है क्या करेंगे यहाँ पर लिख देंगे। तो जिस तरीके से ये होगा कि आप जो टीचर है जो कॉपी चेक कर रहा है उसके नज़रों में आपकी जो समझ जाएगी वो ये जाएगी कि इसने जो निरंतरता है उसको फॉलो किया। जैसे अगर हम बात संस्कृति की कर रहे हैं तो संस्कृति का मतलब ये नहीं कि हम बस पुराने ज़माने की संस्कृति में पहले ये होता था, हमारी संस्कृति में ये थी, हमारी भाषा ऐसी थी, हमारे जो है रहन सहन ऐसा था, यही नहीं बताना है। ये आपको अगर केवल आप इतना ही बताते हैं तो आपकी सोच को, आपको दृष्टिकोण को एक संकीर्ण वे में प्रस्तुत करता है, क्योंकि कॉपी ही आपके व्यक्तित्व का वहाँ पर प्रस्तुतिकरण करती है। तो अगर आप वहाँ पर केवल संस्कृति को लेकर के प्राचीन आयामों तक ही अपने आप को बांध करके रखेंगे तो वहाँ पर आपका दृष्टिकोण सीमित माना जाएगा। आपका दृष्टिकोण खुला तब कम माना जाएगा जब आप संस्कृति को आधुनिक संदर्भों में, आज के संदर्भ में भी यहाँ पर जोड़ें। अब जोड़ेंगे कैसे, जैसे मान लीजिए आप संस्कृति की बात कर रहे हैं
आपने चीज़ों को पूरी तरीके से अच्छे से समझा दिया। लास्ट में जब हम आए तो लास्ट में आने के बाद हम यहाँ पर बता देंगे कि भारतीय संस्कृति न केवल भारत में ही बल्कि विश्व स्तर पर भी अपना अमिट प्रभाव, अमूल्य प्रभाव छोड़ रही है। हाल ही में 21 जून 2023 को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर योग दिवस पूरे विश्व के यूनाइटेड नेशंस में 195 देशों के द्वारा मनाया गया। यह भारत की संस्कृति के लिए एक गौरव की बात है, सम्मान की बात है। क्या हुआ, आपने टॉपिक को 21 जून 2023 से जोड़ दिया, यानी कुल मिलाकर के यहाँ पर आपका जो माइंड है, वो जो टीचर है कॉपी चेक कर रहा है, उसके सामने जो प्रस्तुति होगी माइंड की, आपके दृष्टिकोण की, तो ये दृष्टिकोण प्रस्तुत होगा कि आपका दृष्टिकोण समग्रतावादी है और अधिकारियों से अपेक्षा की जाती है कि उनका जो दृष्टिकोण होना चाहिए वो समग्रतावादी होना चाहिए। समग्रतावादी का मतलब आप जो एंड टू एंड, स्टार्टिंग से लगा करके एंड तक जो है बातों को समझ पा रहे हैं या उनके बारे में सोच पा रहे हैं। तो अब जब आप संस्कृति को उठाएंगे, अपने जो है हड़प्पा सभ्यता से लेकर के वेद पुराण इन सब से उठाएंगे, भारतीय संस्कृति की और जो बीच के आयाम है उनको जोड़ते हुए आगे बढ़ेंगे, तब लास्ट में फिर जब आप वहाँ पर करंट से जोड़ देंगे तो आपका जो निबंध होगा वो बहुत अच्छा निबंध हो जाएगा। तो इस तरीके से इस आयाम को विशेष रूप से आप ध्यान रखेंगे। जो यह 3 निष्कर्ष में, उपसंहार में, ये 3 बातें आपको विशेष रूप से ध्यान रखनी है, इन पर जो है काम करेंगे। ठीक है, अब आज की क्लास हम लोग यहीं पर कंप्लीट करते हैं। अब आगे क्लासेस होंगी जिसमें आपको जो है मेरी कोशिश होगी और मेरा जो रणनीति है वो ये है कि मैं, चूँकि आगे फिर भी मैं बताता हूँ आपको आगे की क्लासेस में कि एक खासकर ऐसे आपको मैं समझाऊंगा कि आखिर उसका जो है प्रारूप कैसे तैयार करना है, कैसे कौन-कौन सी चीज़ें उसमें आपको देनी है। ठीक है, धन्यवाद, मिलते हैं अगली क्लास में।